अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। गंदम की कटाई चल रही थी। जो लोग काश्तकारी के हवाले से मालूमात रखते हैं ऐसे वाक़फ़ाने हाल बखूबी जानते हैं कि गंदम की कटाई के वक्त मौसम गर्मा शबाब पर होता है। वो भी एक ऐसा ही तपता हुआ दिन था। इन दिनों मेरी तैनाती नौशेरा परका के थाने में थी। मेरा थाना मज़कूरा मौज़े से बाहर थोड़े फासले पर सड़क के किनारे वाक़ था। रिहाइश हस्बे मामूल थाने के अक़बी हिस्से में बने हुए सरकारी क्वार्टर में थी। जब मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो तेज़ चमकीली धूप चारों तरफ फैली हुई थी। अगरचे वो सुबह का वक्त था लेकिन धूप की हिद्दत और मौसम की शिद्दत से ऐसा महसूस होता था जैसे गोया सूरज सवाने पर उतर आया हो। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद मशकूर हुसैन से पूछा, क्या खबरें हैं? मशकूर हुसैन ASI था। इस थाने में मुझे मशकूर सबसे ज़्यादा काम का बंदा लगा था, लिहाजा थोड़े ही अरसे में इसके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो एक बाशऊर, ज़हीन और मेहनती पुलिस अफसर था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, मलिक साहब, खबर बड़ी सनसनीखेज़ है। इसके अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमा कर सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पहले कि मशकूर मेरे सवाल का जवाब देता, एक कांस्टेबल ठंडे पानी से भरा हुआ जग लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मशकूर सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप ठंडा पानी पिएं, फिर बताता हूँ। ASI का अंदाज मेरे अंदर तजस्सुस जगा चुका था। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने थाने के बरामदे में चंद अफराद को बैठे देखा था। अभी मशकूर हुसैन ने जिस सनसनीखेज़ खबर का जिक्र किया था इसका ताल्लुक यकीनन इन्हीं अफराद से था। मैंने सिर्फ एक गिलास पानी पर इक्तफा किया और मशकूर की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, अब बताओ क्या मामला है? मामला काफ़ी संगीन है मलिक साहब, वो गंभीर अंदाज में बोला। नौशेरा बरका में गांव में एक कत्ल की वारदात हो गई है। मकतूल का बाप और गांव के 2 अफराद इसी सिलसिले में बाहर बैठे हुए हैं। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। हमें मौके वारदात पर फ़ौरन पहुंचना होगा। तो समझो तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। बाकी बातें रास्ते में होंगी। नौशेरा बरका जाने के लिए मशकूर हुसैन ने एक टांगे का बंदोबस्त कर रखा था। जो लोग इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे हमने इन्हें भी टांगे पर सवार किया और फ़ौरन से बेशतर मौज़ा नौशेरा बरका की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में हमारे बीच जो गुफ्तगू हुई उसका खुलासा कुछ इस तरह है। मकतूल का नाम आफताब था। मकतूल फैयाज़ का बड़ा बेटा था। आफताब से छोटा जुल्फ़िकार था जिसकी उम्र 20 साल थी। मकतूल आफताब अपने भाई से 2 साल बड़ा था। आफताब की शादी 1 माह पहले हुई थी। मकतूल का बाप फैयाज़ अली एक छोटा ज़मींदार था। नौशेरा बरका में इसके पास 10 एकड़ अराज़ी थी। दोनों बेटे काश्तकारी में बाप की मदद करते थे। मेरा थाना गांव के नज़दीक ही वाक़ था, लिहाजा चंद मिनट में हम जाय वकुआ पर पहुंच गए। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा डेरा था जो खेतों के अंदर बना हुआ था। मज़कूरा डेरा फैयाज़ की अराज़ी का ही हिस्सा था। दोनों कमरों के आगे एक कुशादा सहन था जिसके एक हिस्से में कटी हुई गंदम का ढेर लगा हुआ था। इस डेरे का कुल रकबा 20 से 25 मरले होगा। कराची के रिहायशी 400 गज समझ लें। ये निस्बतन एक छोटा डेरा था मगर 10 एकड़ अराज़ी की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक था। फैयाज़ अली की रहनुमाई में मैं डेरे के अक़बी हिस्से में बने हुए कमरे में से एक के अंदर पहुंच गया। मकतूल आफताब की लाश इसी कमरे के अंदर मौजूद थी। कमरे के एक हिस्से में एक चारपाई बिछी हुई थी। आफताब की लाश मज़कूरा चारपाई की पायती की तरफ कमरे के फर्श पर पड़ी थी। मैंने उकड़ू बैठकर बगौर लाश का जायज़ा लिया। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि आफताब अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। वो मुंह के बल कमरे के कच्चे फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। इसके मुंह के नीचे और सर के नज़दीक नीम दायरे की शक्ल में खून का एक नन्हा सा तालाब बना हुआ था। लाश की हालत को देखकर मुझे ये समझने में कतई कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि मज़कूरा खून मकतूल की खोपड़ी में से निकलकर नीम दायरे की शक्ल में फर्श पर फैल गया था। मकतूल की खोपड़ी का अक़बी हिस्सा बुरी तरह ज़ख्मी था। बादियुन नज़र में यही समझ में आता था कि किसी शकीउल क़ल्ब शख्स ने किसी आहनी चीज़ की मदद से मकतूल के सर के अक़बी हिस्से को निशाना बनाया था। ये वार इतना कारी साबित हुआ कि मकतूल आने वाहिद में
मुंह के बल जमीन बोस हो गया और फिर इसे हल्की सी जुम्बिश का भी मौका न मिल सका। जमीन पर गिरते ही वो इस जहाने फानी से रुखसत हो चुका था। मैंने मकतूल के सर के अगबी हिस्से का बड़ी तवज्जो से मुआयना किया। खोपड़ी बुरी तरह चटक गई थी। कातिल जो कोई भी था वो अपने दिल में मकतूल से शदीद नौयत की नफरत रखता था। कमरे के फर्श पर फैले हुए खून की हालत से अंदाज़ा होता था कि इस खून चका वाक़ये को पेश आए 4-5 घंटे ही गुजरे थे। इस वक्त 10 बज रहे थे। गोया मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकतूल आफताब को सुबह 5 और 6 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया था। मैंने लाश वाले कमरे की तसल्लीबख्श तलाशी ली, लेकिन मुझे कहीं भी आलाए कत्ल या कोई भी ऐसी अहम चीज़ नहीं मिली जो इस वारदात पर रोशनी डालती या कातिल तक मेरी रहनुमाई का वसीला बनती। मैंने इस कमरे से मुल्हक़त दूसरे कमरे का भी तफसीली जायज़ा लिया। इस कमरे में मुख्तलिफ नौइयत के ज़रई आलात रखे हुए थे और एक कोने में बीज वाली बोरियां भी पड़ी हुई थीं। मैंने जाए वक़ुआ का नक्शा तैयार किया। फिर जाए वारदात की ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद मकतूल आफताब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ASI मशकूर हुसैन को मैंने लाश के साथ हॉस्पिटल रवाना कर दिया था। जब हम इस डेरे पर पहुंचे तो डेरे के बाहर दर्जन भर अफराद जमा थे। इन सब के चेहरों पर खौफ और हिरास को बासानी देखा और पढ़ा जा सकता था। जाहिर है कत्ल की वारदात कोई मामूली वाक़या नहीं होता। गांव वालों का परेशान होना ऐन फितरी था। लाश को सबसे पहले मकतूल के बाप फैयाज़ अली ने देखा था, लिहाजा मैंने तफ्तीश का आगाज़ भी इसी से किया। फैयाज़ अली, मुझे तुम्हारे जवान बेटे की अलमनाक मौत का अफसोस है, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। यह मेरा तुमसे वादा है कि मैं बहुत जल्द आफताब के कातिल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा, लेकिन इस सिलसिले में मुझसे तुम्हें ताउन करना होगा। मैं ताउन करूंगा जी, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। मेरा बेटा जान से गया है। जब तक आफताब का कातिल पकड़ा नहीं जाता मैं सुकून की सांस नहीं ले सकूंगा। मैं तुम्हारे कैफियत को समझ सकता हूँ फैयाज़ अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे बताओ, आफताब को मौत के घाट उतारने में किसका हाथ हो सकता है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, वो रुहासा हो गया। मैंने पूछा, आफताब की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? थानेदार साहब, आफताब तो बड़ा ही भले मानस इंसान था, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला। दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है जी, इसका तो आज तक किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ था। फैयाज़ अली, तुमने अपने बेटे की लाश देखी है ना? मैंने उसकी उदास आंखों में देखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा। आफताब को जिस बेदर्दी से फना के घाट उतारा गया है, इससे तो यही जाहिर होता है कि कातिल को तुम्हारे बेटे से बहुत सख्त बैर था। मैं इसके किसी दुश्मन को नहीं जानता जनाब, वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। इसके लहजे से सच्चाई की महक आती थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, फैयाज़ अली, मुझे कातिल की तलाश के लिए किसी न किसी इशारे की ज़रूरत है। मैंने कानून का जो सबक पढ़ रखा है, इसकी रोशनी में कोई किसी को खामखा ही कत्ल नहीं कर देता। अगर तुम्हें किसी पर शक है तो बता दो, ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे बेटे के कातिल तक रसाई हासिल कर सकूं। अगर मुझे किसी पर शक होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता, वो बेकसी से बोला। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि आप कातिल को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दिलवाएं। ये तो मुझे करना ही है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर पूछा, तुमने कितने बजे आफताब की लाश दरियाफ्त की थी? उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि वो रोज़ाना सुबह 8 बजे खेतों में जाता था। इसके दोनों बेटे इससे काफ़ी पहले घर से निकल जाते थे। आफताब उमूमन सुबह 5 बजे और उसका छोटा भाई जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी 6 बजे तक खेतों में पहुंच जाया करता था। जब वो खुद घर से निकलता तो बेटों का नाश्ता भी अपने साथ ले जाता था। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, क्या आज भी तुम 8 बजे ही घर से निकले थे? जी, उसने अस्बात में जवाब दिया। और तुम्हारे दोनों बेटे इससे पहले खेतों की जानिब रवाना हो चुके थे? मैंने इस्तफसार किया। दोनों नहीं, आज सिर्फ आफताब ही खेतों की तरफ गया था, उसने जवाब दिया। और जुल्फ़ी? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जुल्फ़ी की रात से तबीयत ख़राब है, फैयाज़ अली ने बताया। जब मैं खेतों की तरफ आ रहा था तो जुल्फ़ी घर में पड़ा सो रहा था। मुझे क्या पता था कि मैं जिस आफताब के लिए नाश्ता लेकर जा रहा हूँ वो मुझसे बहुत दूर हो चुका है। इसकी आवाज़ भीग गई। मैंने चंद लम्हात के लिए उसे आज़ाद छोड़ दिया, क्योंकि बेटे की मौत ने उसके असाब को बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था।
इन लम्हात में मैं ये सोच रहा था कि इस औरत की क्या हालत होगी जो 1 माह पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। मकतूल आफ्ताब की नौबियाहता बीवी का नाम खालिदा मालूम हुआ था। खालिदा आफ्ताब की ताया की बेटी थी। मैंने मशकूर को लाश के साथ रवाना करते वक्त हिदायत कर दी थी कि वो थाने से किसी कांस्टेबल को मेरे पास भेज दे। सरकारी अस्पताल का रास्ता मेरे थाने के सामने से गुजरता था। एएसआई ने मेरे हुक्म की तामील करते हुए कांस्टेबल साजिद को जाए वकुआ पर भेज दिया था। मैंने आते ही साजिद को काम पर लगा दिया। तुम इस डेरे के अंदर और बाहर अच्छी तरह घूम फिर कर एक एक चीज़ का जायज़ा लो, मैंने साजिद से कहा, और अगर कुछ भी अहम और गैर मामूली नज़र आए तो फ़ौरन मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर, साजिद ने फर्मा बरदारी से कहा और काम में जुट गया। फैयाज़ अली की हालत कदरे बेहतर हुई तो मैंने तफ्तीश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। आज 8 बजे सुबह जब तुम नाश्ता लेकर डेरे पर पहुंचे तो तुमने अपने बेटे को खून में सर रखे बेहिस हरकत पाया। किसी ने आफ्ताब को कत्ल कर दिया था। फिर तुम इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने चले आए थे, है ना? आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने पूछा, लेकिन क्या फैयाज़ अली? बात दरअसल ये है जनाब कि मैं घर से सीधा खेतों की तरफ जाता हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला, क्योंकि दोनों भाई खेतों ही में मसरूफ़ होते हैं। आज भी मैंने खेतों का रुख किया था। हमने कल जहाँ पर कटाई का काम छोड़ा था, आफ्ताब को वहीं से आज काम शुरू करना था, लेकिन जब मैं मज़कूरा मकाम पर पहुँचा तो आफ्ताब मुझे कहीं नज़र न आया। मैंने खेतों में हर तरफ निगाह दौड़ाई मगर वो कहीं भी नहीं था। इसके बाद ही मैं डेरे की तरफ आया था और फिर वो एक मर्तबा फिर रुहासा हो गया। बेटे की मौत का जिक्र करते हुए उसकी आंखें डुबडुबा आई थीं। मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा, हो सकता है आफ्ताब किसी ज़रूरी काम से डेरे की तरफ आ गया हो। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और इस्तफसार किया, किस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता फैयाज़ अली? जनाब, आपने आफ्ताब के जिस्म पर जो लिबास देखा है ना, ये वही कपड़े हैं जो वो घर से पहनकर निकला था, इसने मायनाखेज़ अंदाज में जवाब दिया। तो मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसे देखा। इससे क्या साबित होता है? थानेदार साहब, मेरा आफ्ताब दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, खेतों के अंदर उसका लिबास आम खेत मजदूरों वाला हुआ करता था, लेकिन खेतों के बाहर वो अपने पहनावे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो जब भी खेतों का रुख करता तो सबसे पहले इस डेरे पर आता था। यहाँ वो लिबास तब्दील करता और फिर खेतों में जाकर अपने काम में जुट जाता था। शाम को जब हम काम को ख़त्म करते तो वो एक बार फिर डेरे पर आकर लिबास तब्दील करता था। ये इसका मामूल था थानेदार साहब। मैंने इसकी बात की तह में उतरते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि आज आफ्ताब खेतों की तरफ जा ही नहीं सका था? कबल इसके कि वो लिबास तब्दील करके अपने काम में मसरूफ़ होता, किसी ने उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। जी जी, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप मेरे नुक्ते को समझ गए हैं थानेदार साहब। फैयाज़ अली की बात को मैंने भी इसलिए दुरुस्त मान लिया था कि मकतूल आफ्ताब के बदन पर मैंने साफ सुथरा लिबास देखा था। अलावाज़ी कमरे की एक दीवार पर मुझे आफ्ताब का खेत मजदूरों वाला लिबास एक खूंटी पर लटका दिखाई दिया था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर गंभीर अंदाज में कहा, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल आफ्ताब की आमद से पहले इस डेरे पर मौजूद था। ये भी तो हो सकता है कि वो बदबख्त आफ्ताब के साथ ही यहाँ पहुँचा हो। वो कयास आराई करने वाले अंदाज में बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कतई अंदाज में कहा। मैंने लाश का बगौर जायज़ा लिया है। कातिल ने आफ्ताब की बेखबरी में अकब से इस पर वार किया था, और ऐसा कारीवार कि आफ्ताब को अपने बचाव के लिए एक लम्हे की मोहलत न मिल सकी। अगर कातिल आफ्ताब के साथ इस डेरे पर पहुंचा होता तो फिर वो इतनी आसानी से आफ्ताब की जान नहीं ले सकता था। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि कातिल कमरे में पहले से मौजूद था। अब इसके कि आफ्ताब लिबास तब्दील करता, कातिल का दाव चल गया। लेकिन डेरे के दोनों कमरे और दाखिली दरवाजे हम बंद करके घर जाते हैं और तीनों दरवाज़ों पर ताले भी लगाए होते हैं। वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, कोई बंद कमरे में पहले से कैसे घुसकर बैठ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कोई डेरे की दीवार फलांग कर अंदर सहन में कूद जाए, बस। मैं फैयाज़ अली को हैरान और परेशान छोड़कर दोबारा इस कमरे में आ गया।
जहां आफताब को बड़ी सफाकी से मौत के घाट उतारा गया था। इन लम्हात में मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। मैं दरअसल ये देखना चाहता था कि इस कमरे में दाखिले के लिए दरवाजे के सिवा और कोई रास्ता भी था या नहीं। कमरे के अंदर पहुंचते ही मेरी निगाह एक खिड़की पर पड़ी। मज़कूरा खिड़की का साइज 3 बाय 3 फीट रहा होगा। ये 2 पट वाली एक आम सी चौबी खिड़की थी जो अंदर की जानिब खुलती थी। इस वक्त खिड़की के पट भिड़े हुए थे, लेकिन इसमें कुंडी या ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था। फयाज अली भी मेरे पीछे ही कमरे में आ गया था। मैंने कमरे की अकवी दीवार में वाक़े वाहिद खिड़की की जानिब इशारा करते हुए इस्तफसारिया अंदाज में कहा, अगर आप लोग कमरे के दरवाजे पर ताला लगाकर जाते हो तो कोई बंदा इस खिड़की के रास्ते भी तो कमरे के अंदर दाखिल हो सकता है, और ये खिड़की खुली हुई भी है, इस पर कुंडी नहीं लगी हुई। हैरत है, वो बेयकीनी से खिड़की को देखते हुए बोला, ऐसी खिड़कियां दोनों कमरों में मौजूद हैं, लेकिन हम डेरे से रुखसत होते वक्त खिड़कियों को कुंडी लगाना कभी नहीं भूलते, ख़ास तौर पर ये खिड़की, क्योंकि दूसरे कमरे की खिड़की उमूमन बंद ही रहती है। वहाँ ज़रूरी आलात और दूसरा कीमती सामान रखा हुआ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस कमरे की खिड़की खुली कैसे रह गई। हो सकता है कि कल तुम लोग ये खिड़की बंद करना भूल गए हो। मैंने मज़कूरा खिड़की की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, और कातिल खुली हुई खिड़की के रास्ते अंदर आ गया हो। मैंने खिड़की के पट खोलकर बाहर झांका। दूर तक खेत नजर आए। मैंने गर्दन बाहर निकालकर खिड़की के ज़ेरी हिस्से का जायजा लिया। ज़मीन से खिड़की का फासला ज़्यादा नहीं था। कोई भी शख्स बआसानी खिड़की के रास्ते कमरे तक रसाई हासिल कर सकता था। खिड़की में किसी भी नौइयत की सलाखें या कोई जाली वगैरह लगी हुई नहीं थी। डेरे की अकवी दीवार और खेतों के बीच में 5-6 फीट चौड़ा एक नाला गुजरता था, जिसके अंदर मटियाला पानी रवां दवां था। ये नाला खेतों की सैराबी के लिए इस्तेमाल होता था। इस नाले के किनारे और खिड़की वाली दीवार के दरमियान लगभग 1.5 फीट का फासला था। इस मकाम पर खड़े होकर खिड़की पर चढ़ना और फिर कमरे के अंदर कूदना कोई मुश्किल काम नहीं था, बशर्त ये कि मज़कूरा खिड़की को अंदर से कुंडी ना लगाई गई हो। मैंने खिड़की को बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी, फिर मकतूल के बाप की तरफ देखते हुए कहा, फयाज अली, अब मैं तुम्हारे घर चलूँगा। घर? वो किस लिए जनाब? वो उलझन ज़दा नज़र से मेरी तरफ देखने लगा। वो इसलिए फयाज अली कि तुम तो इस वारदात के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारे घर के अफराद में से कोई कातिल के बारे में कुछ जानता हो। तुम्हारे घर में कुल कितने अफराद हैं? मेरे अलावा मेरी घरवाली सुल्ताना है, आफताब की बीवी, मेरा मतलब है कि बेवा खालिदा, और मेरा छोटा बेटा जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी। वो हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग भी इस बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। मुझे तुम्हारे इस ख्याल पर कोई एतराज़ नहीं फयाज अली, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं कानून के तकाज़े पूरे किए बगैर सुकून से नहीं बैठ सकता। क्या तुम इस बारे में कोई कबाहत महसूस कर रहे हो कि मैं तुम्हारे अफराद खाना से चंद सवालात करूं? हरगिज़ नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप ज़रूर मेरे साथ घर चलें। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आफताब का कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। फयाज अली के ताउन भरे अंदाज के बाद मैंने डेरे के दोनों कमरों की खिड़कियों को अच्छी तरह चेक करके अंदर से कुंडी लगाई। फिर जाए बकुआ वाले कमरे के दरवाजे पर सरकारी ताला लगाने के बाद फयाज के घर की जानिब रवाना हो गया। ज़रूरी आलात वाले कमरे पर जो ताला लगा हुआ था, मैंने इसे तब्दील करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने इसके अंदर मौजूद खेती बाड़ी के आलात को अच्छी तरह चेक कर लिया था। खुसूसन आला कत्ल की तलाश के सिलसिले में मैंने बड़ी बारीक बीनी से वहाँ का जायज़ा लिया था, और कोई भी मशकूक चीज़ मेरी निगाह से नहीं गुजरी थी। मैंने इस बात की भी तसल्ली कर ली थी कि दोनों कमरों के बीच आमद रफ्त का भी कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। मकतूल के घर के अंदर काफ़ी लोग जमा थे, जिनमें गालिब तादाद ख़वातीन की थी। वहाँ का माहौल इंतहाई बोझल और सोगवार था। मकतूल की बेवा खालिदा और माँ सुल्ताना औरतों में घिरी हुई थी। मुझे वहाँ पर मकतूल का छोटा भाई जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि इस फ़िज़ा में अहले खाना से कोई काम की बात उगलवा नहीं सकूँगा। फयाज अली, मैंने मकतूल के बाप को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे घर पर आनन फानन जो क़यामत टूटी है, उसने सब कुछ बखेर कर रख दिया है। तुम अफराद खाना को संभालो, मैं फिर किसी वक्त आकर पूछताछ कर लूँगा।
जैसे आपकी मर्जी जनाब, वो आप दीदा हो गया। आपका अपना घर है, जब जी चाहे आप तशरीफ़ लाएं। मेरे घर का दरवाज़ा आपको हमेशा खुला मिलेगा। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, तुम्हारा छोटा बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा? जुल्फ़ी को इस वाक़ये की इत्तला देने के लिए दौड़ाया हुआ है, उसने बताया। बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन ये काम भी तो करना है ना। मैं फयाज़ अली को तसल्ली दिलासा देकर इस घर से निकल आया। अभी तक मुझे आफ़ताब के कत्ल के हवाले से कोई अहम बात मालूम नहीं हो सकी थी। मैं कांस्टेबल साजिद के साथ इस टांगे की जानिब कदम बढ़ाने लगा जिस पर सवार होकर हम थाने से यहाँ तक आए थे। मज़कूरा टांगा कोचवान के साथ थोड़े फासले पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही हम गली के नुक्कड़ पर पहुँचे, मेरे जहन में एक ख्याल उभरा। ये ख्याल एक दुकान को देखकर आया था। वो किरियाने की एक छोटी सी दुकान थी जिस पर एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा दुकानदारी कर रहा था। किसी भी इलाके में किरियाने की दुकान की बड़ी अहमियत होती है। ऐसा दुकानदार इलाके के तमाम अफराद और इनके मामला से अच्छी तरह आगाह होता है। मैंने इस दुकानदार से आफ़ताब के कत्ल के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करने का फैसला किया और उसके पास चला गया। दुकानदार मुझे अपनी सिमत बढ़ते देखकर चौकन्ना हो गया था। फिर जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वो उठकर खड़ा हो गया और खैर मकदमी अंदाज में बोला, आएँ जी थानेदार साहब, आएँ, बिस्मिल्लाह। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। उसने बताया, मेरा नाम रब नवाज है थानेदार साहब, लेकिन पिंड वाले मुझे नवाजा कहकर पुकारते हैं। मगर ठहरें। वो दुकान के अंदरूनी हिस्से की सिमत मुड़ा। इसकी जुबान अपने काम में मसरूफ़ रही। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं ठंडी बोतलों से आपकी तवाज़ो करता हूँ। मेरे देखते ही देखते नवाजा ने लकड़ी की एक पेटी का ढक्कन उठाया, फिर बर्फ़ में दबी हुई 2 ठंडी बोतलें निकालकर हमारी जानिब बढ़ा दी और बोला, लें जी, ठंडी बोतलें पिएं और अपनी प्यास बुझाएं। मैंने और कांस्टेबल साजिद ने उसके हाथ से बोतलें ले लीं। फिर मैंने से पूछा, चाचा तुम कितने अरसे से ये दुकान चला रहे हो? सारी उम्र नौशेरा बरकाही में गुजरी है सरकार, वो मुतदिल अंदाज में बोला। पहले मेरा बाप हक नवाज ये दुकान चलाता था और अब मैं चलाता हूँ। ये खबर तुम तक पहुँच ही गई होगी कि आज सुबह किसी ने फयाज़ अली के बेटे आफ़ताब को इधर डेरे पर कत्ल कर दिया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या बात करते हैं जनाब? वो आंखें फैलाते हुए बोला, इस वारदात की खबर तो पूरे नौशेरा बरकाह में गर्दिश कर रही है। ये इलाका है ही कितना बड़ा। रब नवाज उर्फ नवाजा बिल्कुल ठीक कह रहा था। जिस ज़माने का ये वाक़या है, तब नौशेरा बरकाह एक छोटा सा पिंड हुआ करता था। मैंने ठंडी बोतल के घूंट से हलक को तर करते हुए इससे पूछा, तुम्हारा इस वारदात के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरा हुआ जनाब, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आफ़ताब बड़ा गबरू जवान था, बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करता था, वो बहुत खूबसूरत खिलाड़ी था। खिलाड़ी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आफ़ताब किस चीज़ का खिलाड़ी था? कबड्डी का, उसने बताया। नौशेरा बरकाह ने कबड्डी के बहुत से नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं। आफ़ताब इन्हीं में से एक था। पता नहीं इस जवान को किस नामुराद की नज़र लग गई। अभी 1 माह पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। बात के इख्तिताम पर नवाजा उदास हो गया। चाचा, मैंने आफ़ताब की लाश का तफसीली मुआयना किया है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि किसी सपाक शख्स ने बड़ी बेदर्दी से इसे कत्ल किया है। क्या तुम इस वाक़ये पर कोई रोशनी डाल सकते हो? जी क्या? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मेरा मतलब है कि आफ़ताब को किसने मौत के घाट उतारा होगा, मैंने वजाहत करते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में इसका कातिल कौन हो सकता है? ये तो सोना रब ही जानता है सरकार, वो मोहतात अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रहा हो, मगर फिर किसी ख्याल के तहत रुक गया था। मैंने ज़रा ज़ाविया बदल कर सवाल किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आफ़ताब की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी थी? नहीं जी, आफ़ताब तो बड़ा बीबा बंदा था, नवाजा ने जवाब दिया। इसका मिजाज लड़ाई झगड़े वाला नहीं था। दुश्मन बनाना तो बहुत दूर की बात है चाचा, दुश्मन बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। और शहज़ोरी के खेलों में तो ये बड़ी आम सी बात है। आप ठीक कहते हैं सरकार, मगर मैंने बताया है ना, आफ़ताब बड़े धीमे मिजाज का जवान था, उसने बताया। अगर कभी बदमज़गी की सूरत हाल पैदा हो भी जाती तो वो हमेशा तहम्मुल मिजाजी से काम लेता था।
چند روز پہلے کبڈی کے ایک مقابلے میں اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی۔ اگر اس موقع پر آفتاب سمجھداری سے کام نہ لیتا تو پھر خون خرابہ لازمی تھا۔ نوازا کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا، ہنگامہ آرائی کس بات پر ہوئی تھی؟ مجھے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔